हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, यानी कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड क्या था। देखिए, रदरफोर्ड जो थे उन्होंने जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसकी आंतरिक संरचना समझने के लिए ये प्रयोग किया था कि भाई कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी जो एटम होता है, वो आंतरिक रूप से किस प्रकार से बना हुआ होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए ये प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया कि भाई एक सोने की पतली सी परत ली, सोने की एक पतली सी परत ली और इसके चारों तरफ एक कोटिंग लगा दी, जिससे जैसे मान लो कोई भी अल्फा कण जो है अगर वो टकराएगा तो उनका जो पाथ है वो हमारे को दिखेगा। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई यहां से अगर वो लाइट डाल रहे हैं तो अधिकांश किरणें जो हैं, अल्फा कण जो है, ऐसे मान लो कि भाई ये है, यहाँ पे सोने की पतली परत लगा दी और ये कोटिंग लगी हुई है। यहां से अगर कोई कण इससे टकराएगा तो वो एक लाइट जनरेट करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये इससे टकरा है। अब यहाँ से कोई अल्फा कण हमने डाले, इस पर अल्फा कण डाल रहे हैं ऐसे इस पे, तो इन्होंने देखा कि भाई ज्यादातर जो अल्फा कण जो है वो सीधे निकल जाते हैं इस प्रकार से। जो सोने की पतली परत है उसमें से सीधे निकल जाते हैं। तो उन्होंने पहला निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु जो है उसका अधिकांश भाग जो है वो खोखला होता है, खाली होता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज इन्होंने ये देखी कि यहां से कॉर्नर से कुछ किरणें जो है वो इस प्रकार से अपना मार्ग चेंज कर लेती हैं। अब चूंकि अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, अब ये यहां से इस प्रकार से मुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बीच में जो है कोई धनात्मक आवेशित कण है जो इनको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है इस प्रकार से। अगर कोई धनात्मक चीज जा रही है और वो प्रतिकर्षित होकर इस प्रकार से जा रही है, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि सेंटर के अंदर कोई धनात्मक कण उपस्थित है। तो दूसरा चीज जो इन्होंने निकाली कि जो धनात्मक कण जो होते हैं, जिनको प्रोटॉन बोला जाता है, वो परमाणु के अंदर चारों तरफ नहीं होते, बल्कि वो केंद्र के अंदर होते हैं, यानी कि बीच के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। इसका अधिकांश भाग तो खाली ही रहता है। तो दूसरा इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो सेंटर के अंदर है वो धनात्मक कण पाए जाते हैं। तीसरा, कुछ कण जो है बहुत कण कम, जैसे 15,000 में से थोड़े बहुत मान लो, वो क्या करते हैं, यहां से टकराकर वापस आ जाते हैं। सेंटर से टकराए, जैसे ये है, ये सेंटर है, यहां से टकरा के और फिर वापस आ गए इस प्रकार से। तो इसका मतलब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सेंटर जो है, इसका केंद्र जो है वो एक दृढ़ की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये नाभिक होता है, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ये इससे भरा हुआ रहता है, जिससे ये कण है वो इसको पार करके न जा पाए और वापस लौटकर आ गए। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है, एक नाभिक होता है, जिसके अंदर अभी हमने बात की ना कि भाई प्रोटॉन है वो चारों तरफ बिखरा हुआ, न के सेंटर के अंदर रहता है। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखिए। इस प्रयोग के केवल स्थैतिक कूलाम बलों पर लागू होने के कारण इस प्रयोग को कई बार कूलाम प्रकीर्णन की विशेष अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कूलाम बल होते हैं ये उन्हीं पर लागू होता है। इस प्रयोग में इन्होंने बहुत ही पतली सोने की पन्नी ली, एक झिल्ली ली, बहुत ही पतली सोने की परत ली,
अब बात आती है कि फिर उन्होंने सोना ही क्यों चुना और कुछ मेटल क्यों नहीं चुना, क्योंकि सोना जो है उसकी सबसे पतली परत बनाना संभव है। सोना एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी धातु है जिसकी आप बहुत ही पतली परत बनाने में सक्षम होंगे। तो इसलिए इन्होंने सोने की पन्नी ली, सोने की एक झिल्ली ली बहुत ही पतली सी। पर अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक की इन्होंने इस पर बमबारी की, यानी कि इस पर इसको छोड़ा। जैसे हमने मान लो कि एक टॉर्च से लाइट जलाते हैं तो हम उससे क्या कर रहे हैं, हम उस पर लाइट डाल रहे हैं, उसी प्रकार से अल्फा कणों को इसने उस सोने की परत पर छोड़ा तथा झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का पर्दा बना दिया। उसके चारों तरफ जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा बना दिया, जिससे बमबारी के कारण चमक उत्पन्न होती है, जिससे अल्फा कणों की दिशा ज्ञात होने में मदद होती है। अब इससे होता क्या है, जो सल्फाइड उसके जो परत बनाई है, जिंक सल्फाइड की जो परत बनाई है चारों तरफ, जब उस पर बमबारी होगी तो उससे एक चमक उत्पन्न होगी, जैसे उसके रास्ते का पता चल जाएगा कि भाई ये किस रास्ते से ऐसे जा रहा है। स्वर्ण झिल्ली 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। परमाणु कितना होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। तो 1000 परमाणु को जैसे एक के ऊपर एक रखा तो जो जितनी पतली परत बनती है, ये उन्होंने इतनी परत सोने की बनाई थी। वो जो पतली परत बनाई थी ना, सोने की झिल्ली बनाई थी, वो इतनी पतली थी कि उसके अंदर एक परमाणु मोटी जितनी झिल्ली होती है उतनी मोटी थी। तथा रदरफोर्ड अपने प्रयोग के लिए बहुत पतली झिल्ली चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस झिल्ली को अपने प्रयोग के लिए चुना। मैंने आपको बता दिया सोने की झिल्ली उन्होंने क्यों चुनी, क्योंकि सोने की सबसे पतली परत बनाना संभव है। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि 1000 परमाणु कितने होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इतने कम होते हैं कि अगर एक परमाणु को आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंदर देखना चाहो तो उसके अंदर भी आपको नहीं दिखेंगे। तो आप एक के ऊपर एक 1000 परमाणुओं को रख दो और इतनी पतली सी परत उन्होंने इस सोने की बना ली। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के कण होते हैं, और कौन से, द्विआवेशित, इसलिए ये धनावेशित होते हैं। और अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है क्योंकि इनका द्रव्यमान 4U होता है। 3 चीजें आई यहाँ पर, एक तो अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम द्विआवेशित होते हैं, इन पर धनात्मक आवेश होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 4U होता है। ऐसा माना गया था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में उपस्थित अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। ऐसा माना गया था कि भाई पहले जो थॉमसन जो थे उन्होंने बोला था कि भाई परमाणु जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से पूरे के अंदर फैले होते हैं। तो माना ये गया था कि जब अगर इस पर अल्फा कण हम डाल रहे हैं तो ये पूरी तरह से इस प्रकार से विक्षेपित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये धनात्मक आवेशित है और इसके अंदर भी धनात्मक आवेश है, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर देंगे। ये हमने पहले अज्यूम किया था, लेकिन जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल अलग आए। क्योंकि अल्फा कण का भार प्रोटॉन से अधिक था, इसलिए इन्होंने इससे अधिक विक्षेपण की आशा भी नहीं की थी। प्रयोग में उत्पन्न विभिन्न स्थानों पर चमक की जांच के आधार पर यह ज्ञात किया गया। क्या ज्ञात किया गया, तीव्र गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली को पार कर सीधे निकल जाते हैं। यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खाली होता है। अधिकांश जो कण थे वो इस सोने की झिल्ली को, जो यहाँ पर सोने की झिल्ली लगाई थी, इसको पार कर जाते हैं इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु जो होता है उसका अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है। ये तो क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फर्स्ट। फिर दूसरा, कुछ अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, अर्थात कुछ कण छोटे कोण बनाते हुए कुछ बड़े कोण बनाते हुए विचलित होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु केंद्र में धनावेशित भाग होता है, अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर देता है। दूसरा, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई जैसे यहाँ पर ये सेंटर था,
मान लो कि ये सेंटर था, ये परमाणु था यहाँ पे, तो अधिकांश तो ऐसे निकल गए इस प्रकार से, फिर थोड़े बहुत जो थे वो इस प्रकार से प्रतिकर्षित हो गए, अपना मार्ग चेंज कर ली। इससे निष्कर्ष ये निकाला कि इसके सेंटर में यहाँ अंदर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कोई आवेश है और ये अल्फा कण है वो भी धनात्मक है, जिसके कारण ये प्रतिकर्षित होकर और इस प्रकार चले जाते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि इस जो परमाणु के अंदर धनात्मक जो कण होते हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए नहीं होते, बल्कि इसके सेंटर के अंदर होते हैं, जिसको इन्होंने नाभिक नाम दिया। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कम होता है, जो अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर देता है। बहुत कम अल्फा कण आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 15,000 कणों में से एक कण, 15,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जिस जहां से टकराया वहां से निकलकर वापस आ गया, अर्थात 180 डिग्री पर विक्षेपित हो गया, मतलब टकराकर वापस आ गया, ना इधर मुड़ा ना इधर मुड़ा, सीधा का सीधा वापस आ गया। इससे सिद्ध होता है कि सोने के परमाणु का पूरा धनावेशित भाग तथा द्रव्यमान परमाणु के अंदर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। इसका मतलब उन्होंने ये सिद्ध नहीं कर दिया कि भाई परमाणु जो होता है वो सेंटर में से इतना ठोस होता है कि उसका पूरा द्रव्यमान हम मान सकते हैं कि उसके केंद्र के अंदर होता है, जिससे जो अल्फा कण थे वो उसको पार नहीं कर पाए, उससे टकराकर वापस आ गए। सूक्ष्म धनावेशित भाग सघन व दृढ़ होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। इसके सेंटर के अंदर एक नाभिक नाम का जो चीज होता है वो होता है, जिसके अंदर इसका संपूर्ण द्रव्यमान लगभग माना जा सकता है कि संपूर्ण द्रव्यमान उसके अंदर केंद्रित रहता है। वो बिल्कुल दृढ़ रहता है, कठोर रहता है, जिससे वो अल्फा कण जो भी है वो भी उससे टकराकर उससे पार नहीं जा पाए, टकराकर वापस आ गए। अपने प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। अब निष्कर्ष देखिए, अधिकांश भाग जो होता है परमाणु का वो खाली होता है। इस खाली भाग के अति सूक्ष्म धनावेशित भाग में नाभिक विद्यमान रहता है और सेंटर के अंदर एक नाभिक विद्यमान रहता है, अर्थात नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई उसकी जो नाभिक होती है किसी भी परमाणु की, वो परमाणु से कितनी छोटी होती है, तो आप बोलेंगे 10⁵ गुना छोटी होती है। नाभिक का आयतन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू परमाणु का आयतन। नाभिक का अगर आयतन पूछा जाए तो जो परमाणु का आयतन होगा वो गुणा 10⁻⁻5 से गुणा कर देंगे। तो इस आधार पर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना मॉडल दिया कि भाई परमाणु जो होता है वो किस प्रकार का होता है, और फिर उन्होंने ये फाइनल जो है कॉन्क्लूजन्स जो है वो ये दिए थे कि इसका जो परमाणु होता है अंदर से वो किस प्रकार का होता है। तो वो देखिए, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। सबसे बात तो उन्होंने ये बोली कि परमाणु जो होता है उसका केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है, यानी उसके सेंटर के अंदर धनावेश उपस्थित रहता है। एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है। अगर एक परमाणु का द्रव्यमान देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा जो द्रव्यमान है वो उसके सेंटर के अंदर, उसके नाभिक के अंदर विद्यमान रहता है, तथा नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के अंदर क्या क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित मार्ग के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बहुत उच्च वेग से वृत्तीय गति करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। बीच के अंदर होता है धनात्मक आवेश, ये होता है नाभिक, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, 10⁵ गुना छोटा होता है परमाणु के आकार से। अब रदरफोर्ड के मॉडल की कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि भाई जैसे इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास मान लो थोड़ी बहुत कोई ऊर्जा अगर बनी भी है तो चक्कर लगाने के अंदर उनकी ऊर्जा खत्म होगी।
तो होते होते जो ऊर्जा है वो खत्म होते होते एक समय ऐसा आएगा कि उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से खत्म हो जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके सेंटर के अंदर, उसके नाभिक के अंदर जाकर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमाणुओं की जो ऊर्जा होती, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। क्यों? इस बात का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई चक्कर लगा रहे हैं तो उनके पास ऊर्जा कहाँ से आ रही है? उसका सोर्स क्या है ऊर्जा का? तो इस बात का जो उत्तर है वो इनका ये मॉडल नहीं दे पाया था। तो देखिए, रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए थे। स्थायित्व का मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर चक्कर लगा रहे हैं तो उनके पास ऊर्जा कहाँ से आई, और अगर ऊर्जा उनके पास पहले से ही है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से खत्म होके और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, जिससे तो जो परमाणु का स्थायित्व है वो भी खत्म हो जाएगा, वो स्थायी नहीं रह पाएगा। विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार जब कोई विद्युत आवेश वाला कण लगातार गतिशील बनाए रखता है तो विकिरण प्रभाव के कारण धीरे धीरे उन कणों की ऊर्जा में कमी आ जाती है तथा गति के स्तर में गिरावट के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु स्थिर या स्थायी नहीं रह पाएगा, चूंकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु स्थिर रहता है। अगर ऐसा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूरी खत्म हो गई, वो नाभिक के अंदर गिर गया, तो परमाणु का स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो उसकी व्याख्या जो है वो रदरफोर्ड साहब के परमाणु मॉडल द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। भाई इसका कारण क्या है? तो इस प्रयोग में इतना ही था। रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसके अंदर इतना ही था। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आपके क्लास नोट्स जो है, वीडियोस जो है, वो सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर की पेपर भी है, मॉडल पेपर भी है। शिवम क्लासेज ऐप जो डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर से, उसके अंदर सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।